मंजरी अपने 3 बेटे हेमंत, अक्षत और दीपक के साथ रहती है। बड़े बेटे हेमंत की शादी सुनैना से हुए हुए अब 2 महीने हो चुके होते हैं। अरे सुनैना बहू, कहाँ मर गई तू? खाना इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा? अरे क्या माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? अरे इनसे तो बस ऐसी ही बातें करवा लो हेमंत। दिन रात तानों की बरसात तो मुझ पर जारी ही रहती है। ये लीजिए, बन गया है सारा खाना। हेमंत, ये दीपक और अक्षत कहाँ पर रह गए? अभी तक जॉब से आई नहीं क्या? अरे नहीं सुनैना, आज दोनों भी ऑफिस में देर तक रुकने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि उनके बिना ही खाना खा ले। हे भगवान, ये आलू मेथी की सब्जी तूने क्यों बनाई है? तू अच्छे से जानती है कि ये सब्जी मुझे और दीपक को बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो फिर तूने ये सब्जी क्यों बनाई? हाँ तो क्या हुआ माँ जी, अगर आपको और दीपक को ये आलू मेथी की सब्जी नहीं पसंद तो ये दूसरी वाली भिंडी की सब्जी खा लीजिए ना। दाल मखनी भी है, जीरा राइस बनाया है, ऊपर से पापड़ भी है, साथ साथ अमरस भी बनाया है मैंने। अरे इतना सब है खाने के लिए, लेकिन आपको तो बस आलू मेथी की सब्जी देखकर ही मुंह फुलाना है। ज्यादा जबान मत चला बहू, कब से बोले जा रही है तू? देख, रोज तू अपने मन की ही चलाती है। अरे कभी कभी मुझसे भी पूछकर कुछ बना लिया करना, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए माँ जी, माना कि मैं खाना आपसे पूछकर नहीं बनाती, लेकिन खाने में सब सही से तो बनाती हूँ ना मैं। रोज 2 सब्जियाँ, अलग अलग प्रकार की दालें, चावल और मीठा पदार्थ बनता ही है घर में, और हम 5 लोगों के लिए इतना बहुत है। और अगर इनमें से किसी एक को एक सब्जी ना भी पसंद आए तो वह दूसरी सब्जी खा सकता है ना। अब हर रोज मैं खाना बनाने से पहले बार बार किसी से पूछ थोड़ी ना सकती हूँ। अरे सबको ना सही, लेकिन मुझे तो तू पूछ ही सकती है ना। मैं अपने तीनों बेटों की पसंद नापसंद अच्छे से जानती हूँ। अरे तुझे इस घर में आए हुए 2 महीने भी नहीं हुए और तूने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है, और ये नाटक तो तेरा रोज का ही हो गया है। अरे आपने भी कोई कम नाक में दम नहीं किया है माँ जी, आपकी भी कुछ कम नौटंकी नहीं है, और मैं अपने हिसाब से ही सही, लेकिन सारे काम सही से तो कर रही हूँ ना। लेकिन यहाँ पर बात आपकी घमंड की है, और इसीलिए आपका इतना खून खोलता है। सुने ना, प्लीज जरा तमीज से पेश आओ। माँ से बात करने का ये क्या तरीका है तुम्हारा? अरे अगर मैं तुम्हारी माँ से भी इसी तरह बात करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे इसे बोलकर कोई फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि इसने तो अपनी लाज शर्म सब बेच खाई है। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मैं तो सिर्फ वहीं पर उल्टा जवाब देती हूँ जहां पर मेरी कोई गलती ना हो, और इस विषय में आप ही गलत हो। फिर आप चाहे इसे मानो या ना मानो। ठीक है, आज से मैं तेरे हाथ का कोई खाना नहीं खाऊंगी। कल से मैं खुद ही बनाऊंगी अपने लिए खाना। हाँ तो बनाइए ना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसी आपकी मर्जी, मैं अपना और अपने पति का खाना बनाऊंगी, और आप अपना और अपने दोनों बेटों के लिए खाना बना देना। सुने ना, तुम्हें नहीं पता हेमंत, तुम्हारे जाने के बाद माँ जी मुझे कितना सुनाती रहती है, और मुझे भी इनसे इस तरह से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है कि मुझे इस तरह से बात करने पर मजबूर कर देती है, इसीलिए अब जो इन्हें सही लगे ये वही करे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर सुनैना वहां से चली जाती है, और हेमंत अपना सर पकड़ लेता है। ना जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये पनौती हमारे घर और जिंदगी में आई। सास बनने के बाद तो इसने मुझे कोई सुख नहीं दिया है। पहली बहू तो ऐसी निकली, लेकिन मैं अब अपने अक्षत और दीपक की शादी किसी अच्छी लड़की से करवाऊंगी जो मेरी हर बात सुने। फिर अगले दिन मंजरी अपने लिए और अपने दोनों बेटों के लिए खाना बनाती है, और ये देखकर हेमंत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये क्या है सुनैना, माँ खाना बना रही है? अरे मुझसे तो ये सब देखा नहीं जा रहा। जाओ, जाकर उनकी मदद करो। नहीं हेमंत, मैं उनके पास नहीं जाने वाली। अरे बहुत आवाज चढ़ाकर बोल रही थी ना वो कल।
तो अब करने दो उन्हें काम। अरे जरा उन्हें भी तो पता चले कि रसोई में कितना काम रहता है। हे भगवान। वही दूसरी तरफ, सत्यानाश हो इस सुनैना का। क्या क्या मैंने सपने सजाए थे कि बहू आने के बाद मेरी रसोई से छुट्टी हो जाएगी, लेकिन नहीं, मैं तो अब वापस रसोई में आ चुकी हूँ और वापस मेरे हाथ में ये बेलन आ गया है। आपको इस तरह से खाना बनाते हुए देखकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा माँ जी, लेकिन ये सब आप अपने घमंड के चलते ही कर रही हो। अगर आप मेरे साथ अच्छे से रहोगी तो बदले में मैं भी आपके साथ अच्छे से ही रहूंगी, लेकिन वो तो आप ही हो जो मुझे हर बार उकसाती रहती हो। फिर शाम होने पर खाने के समय, ओफो माँ, ये कैसी सब्जी बनाई है आपने? इसमें तो नमक ही नहीं है। वही तो, ये रोटियां भी आधी कच्ची है माँ, और इन्हें खाकर तो हमारा पेट खराब हो सकता है। लेकिन माँ, आपने खाना क्यों बनाया? रोज तो खाना भाभी ही बनाती थी ना। और नहीं तो क्या माँ। अरे उम्र के साथ आपकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, जिस कारण आपको ठीक से दिखाई भी नहीं देता, और आपके खाने का स्वाद भी बिगड़ने की यही एक वजह है। और माना कि भाभी रोजाना हमारी या आपकी पसंद का खाना नहीं बना सकती, लेकिन हर रोज हर किसी की पसंद का खाना हो ये जरूरी तो नहीं ना। और बचपन से तो आपने ही हमें सिखाया है कि हमें सब कुछ खाना चाहिए, कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। और नहीं तो क्या। और आप ही कहती थी कि हर सब्जी में जम के पोषण तत्व भरे हुए होते हैं, तो इसमें इतना झगड़ा करने वाली क्या बात है? क्या चल रहा है ये सब? और नहीं तो क्या माँ। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ना ये खामखा बेफिजुल की बातों पर नाराज मत हुआ करो। अरे इससे आपकी सेहत पे भी असर पड़ सकता है। बच्चों को तो सब समझ आता है, लेकिन उनकी माँ कब समझेगी अब भगवान ही जाने। इतना कहते हुए सुनैना रसोई में चली जाती है और मंजरी एकदम चुप हो जाती है। फिर अगले दिन सुनैना ही खुद से सारा खाना बनाती है। फिर एक दिन जब मंजरी मंदिर जाती है तभी, अरे वही तो कह रही हूं मैं तुझे, मेरे तो भाग ही फूटे हैं जो मुझे ऐसी नालायक बहू मिली है। मुझे तो लगा था कि मेरे इशारों पर नाचने वाली बहू मिलेगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया है। मन तो करता है कि उसे घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन समाज में इज्जत खराब होने के डर के चलते मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अरे मैं तुझे अच्छे से समझ सकती हूँ मंजरी, क्योंकि मेरी बहू भी ऐसी ही है, एकदम नक्छड़ी और निकम्मी। अरे क्या आप दोनों भी मंदिर जैसी पवित्र जगह पर अपनी अपनी बहुओं की बुराई कर रही हो। आप यहाँ पर यह सब नहीं चलेगा। करनी है तो बस अच्छी अच्छी ही बातें करो। अरे पंडित जी, आप नहीं समझोगे हम सासों का दुख। जब एक औरत सास बनती है ना, तब उसे जीवन की असलियत समझ आती है, क्योंकि उसका बेटा उसका नहीं रहता। और जब उसकी बहू आकर घर की मालकिन बन जाती है, तब सास की कोई इज्जत भी नहीं करता। हाँ मंजरी, ये बात तो तू एकदम सही कह रही है। ऐसा नहीं होता मंजरी बहन। अगर आपको इज्जत पानी है तो प्रेम भाव के साथ इज्जत देना भी सीखना होगा। अरे आप जैसे दूसरों के साथ व्यवहार रखोगे, वो व्यक्ति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार रखेगा। खैर, ये सब छोड़िए पंडित जी, और आज आप फुर्सत से मिले ही हो तो एक बार मेरे दीपक और अक्षत की कुंडलियां देख लीजिए। देखिए कि उनका विवाह योग क्या बता रहा है। हेमंत के वक्त पर तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और उस सुनैना को अपनी बहू बना लिया, लेकिन अब तो बस मुझे मेरे दीपक और अक्षत से ही उम्मीदें हैं। मैं उन दोनों की शादी किसी अच्छी लड़कियों से कराना चाहती हूँ, जो उस सुनैना की तरह बिल्कुल भी ना हो। ठीक है मंजरी बहन, जैसा आप कहे। मैं आपके दोनों बेटों की कुंडलियां देख लेता हूँ। फिर पंडित जी अक्षत और दीपक की कुंडलियों को देखते हैं और उसके बाद दोनों लड़कों का विवाह का योग इसी साल का है। और तो और दोनों की बीवियां भी बहुत अच्छी होंगी। समझदारी, सूझबूझ, प्रेम, मिलनसार, और एक सकारात्मक गुण होगा उनमें। अरे वाह, चलो शुक्र है भगवान का कि मुझे बाकी की 2 बहुएं तो कम से कम अच्छी ही मिलेगी। फिर एक दिन जब मंजरी की सहेलियां उसके घर आती है
तभी सुनैना के हाथ का खाना खाकर वो सभी बहुत खुश हो जाती है। क्या बात है मंजरी, तेरी बहू के हाथ में तो एकदम जादू है। अरे क्या कमाल का खाना बनाया है इसने। हाँ मंजरी, अरे मैंने तो पहली बार इतना लज्जतदार खाना खाया है और इसे खाकर तो मन और दिल एकदम खुशम खुश हो गया। तो फिर तू बेवजह ही क्यों रोती रहती है? अरे तेरी बहू तो कितना अच्छा खाना बनाती है, पूरा घर कितना साफ सुथरा रखती है और बाकी के सारे काम भी कितने सही से तो करती है वो। फिर तुझे उससे क्या दिक्कत है? अरे मुझे उससे सिर्फ यही एक दिक्कत है कि वो सारे काम अपने हिसाब से करती है, मुझसे वो कोई बात नहीं पूछती। अरे एक सास होने के नाते मुझे जो दर्जा मिलना चाहिए वो मुझे कभी नहीं मिलता, और ये खाना भी वो अपने मन से ही बनाती है। मुझे तो वो कभी नहीं पूछती कि आज खाने में क्या बनाऊं। सारे फैसले उसे ही लेने होते हैं और इसी बात पर मेरा दिमाग हिल जाता है। बाकी कोई बात नहीं है। उफ ओ मंजरी, क्या तू भी एकदम पागल है। अरे हमसे पूछ, हमारा क्या हाल है? भले ही तेरी बहू अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन हमारी बेशरम बहुओं को देख, घर का कोई काम नहीं करती वो। अरे हम तो उनसे परेशान हो गए हैं। रसोई में खड़ी सुनैना उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और फिर सहेलियों के जाने के बाद, देखा ना माँ जी, आपकी सहेलियों ने भी आपको आईना दिखा ही दिया। अरे मैं तो आपकी सहेलियों की बाकी बहुओं की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपके साथ कितने अच्छे से रहती हूँ, तो फिर आप मेरा नाम बदनाम क्यों करती हो? क्योंकि तो उसी लायक है। चल अब ज्यादा दिमाग गरम मत कर मेरा, और मेरे लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर ला। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन फ्रिज में कल का आमरस पड़ा है और वो भी आपके हिस्से का ही है, तो आप पहले उसे खत्म कीजिए, क्योंकि मैं अब आराम करने के लिए जा रही हूँ। सुबह से काम कर रही हूँ रसोई में, और आज मैंने दोपहर में आराम ही नहीं किया है। और अगर फिर भी आपको शरबत पीने का इतना ही मन कर रहा है तो जाइए, जाकर खुद ही बना लीजिए, क्योंकि वो रसोई आपकी भी है। सुनैना की ये बातें सुनकर मंजरी को वापस उस पर बहुत गुस्सा आता है। फिर एक हफ्ते के बाद, अरे हेमंत, कल माँ जी का जन्मदिन है ना? हाँ सुनैना, अरे काम के चक्कर में तो मैं ये भूल ही गया था, लेकिन अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद दिला दिया। देखा, मुझे सब याद रहता है, लेकिन दूसरों को मेरी कोई कदर नहीं है। खैर, कल उनके जन्मदिन के मौके पर मैंने सोचा है कि उनकी पसंद का हर एक पदार्थ बनाऊं, वो भी अपने हाथों से। क्या? एक मिनट, जरा मुझे चिमटी तो काटो, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? साक्षात ये बात तुम कह रही हो? अरे हाँ बाबा, मैं ही कह रही हूँ ये बात। चलो अब ज्यादा नौटंकी मत करो, पर मैं इतनी भी बुज़दिल नहीं हूँ जो उनके ही जन्मदिन पर उनके पसंद का खाना ना बनाऊं। और रही बात रोजमर्रा की जिंदगी में अपने हिसाब से काम करने की, तो इतना सब नाटक कौन करते बैठेगा? अब जरा तुम ही सोचो कि अगर मैं घर के हर एक सदस्य के पास जाकर उनसे पूछने लगूं कि आज तुम्हें खाने में क्या चाहिए, और फिर उनके जवाब का इंतजार करूं, अरे इन सब में मेरा कितना वक्त जाया होगा। इसीलिए मुझे ये झंझट ही नहीं चाहिए, और इसीलिए मैं सारा खाना अपने ही हिसाब से बनाती हूँ। चलो अच्छी बात है, मैं बताता हूँ तुम्हें कि माँ को खाने में क्या क्या पसंद है। अरे रुको रुको, मुझे जरा पेन और पेपर लेने दो, फिर मैं सब उसमें लिख दूंगी। फिर हेमंत सुनैना को सारे पदार्थ के नाम बताता है, और फिर अगले दिन घंटों तक रसोई में कड़ी मेहनत करके सुनैना मंजरी की पसंद के सारे पकवान बनाती है और उन्हें डाइनिंग टेबल पर एकदम सुंदर तरीके से परोस देती है। अरे वाह, ये सारे पकवान तो मेरे पसंदीदा पकवान हैं। शाबाश हेमंत बेटा, ये सब खाना तूने ही मंगवाया है ना मेरे लिए। मेरा राजा बेटा, मेरी खुशियों का तो कितना ध्यान रखता है। अरे नहीं माँ, ये सब मैंने नहीं किया है, और ना ही मैंने ये खाना बाहर से मंगवाया है। तो फिर ये खाना कहाँ से आया है?
और ये सारा खाना आपकी बहू सुनैना ने बनाया है, वो भी खास आपके लिए। अब इसे आप अपना बर्थडे गिफ्ट ही समझ लो। हाँ माँ जी, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्लीज खाकर देखिए ना और बताइए मुझे कि ये सारे पकवान कैसे बने हैं। हरगिज नहीं, मैं तेरे हाथ का बना खाना कभी नहीं खाऊंगी। अरे जब मैं कहती हूँ तब तो मेरी अनुमति के बगैर तो सारा खाना बनाती है, और आज मेरे जन्मदिन के दिन पर ये झूठा प्यार दिखा रही है तू, वो भी बस अपने पति की नजरों में अच्छा बनने के लिए। अरे मुझे सब पता है कि तू कितनी चालाक औरत है। क्या? फिर मंजरी गुस्से में वो सारा खाना मंदिर में गरीबों को बांटने के लिए भिजवा देती है, और ये देखकर सुनैना और हेमंत भी बहुत हैरान रह जाते हैं। ये आपने क्या कर दिया माँ? बेचारी सुनैना ने आपके लिए कितनी मेहनत से वो खाना बनाया था, और आपने वो सारा खाना मंदिर में भिजवा दिया। अरे क्या खाक बेचारी है ये? बेचारी नहीं, एक नंबर की खलनायिका है ये। अरे ये तो बस तेरे सामने बेचारी होने का ढोंग करती रहती है, लेकिन असलियत में ये क्या है ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जाने दो हेमंत, शायद वो खाना उन गरीबों के ही नसीब में लिखा था। वैसे भी अपनी पसंद का खाना केवल नसीब वालों को ही मिलता है, और शायद इसीलिए आपके जन्मदिन के मौके पर भी आपको आपकी पसंद का खाना नहीं मिला। माँ जी, ज्यादा बकवास मत कर, वरना आज तो मेरा हाथ उठ जाएगा। हाँ हाँ, और आप क्या ही कर सकती हो? एक आप ही तो हो जो सारी बुरी हरकतों की आपसे उम्मीद की जा सकती है। चलो अच्छा है, आज आपके जन्मदिन के अवसर पर आपके हाथों से जाने अनजाने से ही सही, लेकिन एक अच्छा काम हो ही गया, क्योंकि आज आपकी वजह से ही गरीबों का पेट भरेगा, वरना आज तक आपसे कोई अच्छा काम हुआ भी है क्या? हेमंत, समझा दे अपनी बीवी को, ये डायन तो हर वक्त मेरा बस खून खौलाती रहती है। चलो हेमंत, आज तो हम दोनों ने कुछ ज्यादा ही बकवास सुन ली, और इसीलिए अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, और इसीलिए मैं तो चाह रही हूँ सारे स्वादिष्ट पकवानों पर टूट पड़ने के लिए जो मैंने अपने हाथों से बनाया है। हा 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 हा, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। फिर सुनैना जानबूझकर मंजरी के सामने ही सारे पकवान खाने लगती है जो मंजरी को बेहद पसंद होते हैं। वाह वाह वाह, क्या कचौरियां बनी है, और ये गुलगुले, हा 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 हा, ये खाकर तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। इतने स्वादिष्ट बने हैं ये, और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने खुद अपने हाथों से इतना अच्छा खाना बनाया है। हे भगवान, इसे इसे खाते हुए देखकर मुझे तो बड़ी जलन हो रही है। काश मैं भी ये खा पाती, लेकिन मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने मेरे हिस्से का खाना गरीबों में बांट दिया। आज तो मेरा जन्मदिन है, और इतने अच्छे दिन मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। सच में मुझसे ज्यादा घटिया नसीब किसी और का तो हो ही नहीं सकता। फिर अगले दिन मंजरी जानबूझकर बाहर से पूरे 500 रुपए का खाना मंगवाती है, और वो खाना वो सुनैना के सामने खाने लगती है। अरे वाह, क्या समोसे है ये, और ये पाव भाजी, वाह 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 वाह, खाकर तो मजा ही आ गया। अरे जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। माँ जी, आराम से खाइए, कहीं होशियारी दिखाने के चक्कर में खांसी ना आ जाए। ये लीजिए पानी। अरे निकम्मी, तुझे मेरी सेहत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी आई मुझे पानी देने वाली। ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है, और सुनैना के खाना बनाने के बावजूद भी मंजरी बाहर से ही खाना मंगवा कर खाती रहती है, और ऊपर से वो खाना वो सुनैना के सामने ही खाती है। लेकिन एक रोज अचानक से मंजरी की तबीयत खराब हो जाती है। हाय राम, ये क्या हो गया मेरे पेट को? दर्द है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे माँ जी, ये सब बाहर का खाने के कारण ही हुआ है। अब ये लीजिए, ये हल्की फुल्की दाल खिचड़ी है, और ये दवाइयाँ हैं।
पहले ये खिचड़ी खा लो, फिर उसके बाद दवाई ले लेना। और अब इस पर भी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या मिला आपको ये सब दिखावा करके? मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप तो बस मुझे नीचा दिखाना चाहती थी, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? पैसे गए वो अलग ही बात है, लेकिन उसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ा ना। अरे अब तो बस कर बहू, जब देखो तब ताने कसती रहती है तू। हाँ हाँ, जैसे कि आप तो दिन रात मेरे गुणगान ही गाती रहती हो, है ना? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं नहीं गाती तेरे गुणगान, लेकिन अब मुझे बख्श दे। जानती हूँ कि तू बुरी नहीं है, मैं ही हूँ जो तुझे दिन रात ताने कसती रहती हूँ, जबकि तू हर काम अच्छे से करती है। पर फिर भी मुझे तेरी कुछ आदतें बिल्कुल भी नहीं पसंद। खैर, वो सब जाने दे, और ये खाना तो मुझे अपने हाथों से ही खिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, खोलिए मुंह और अच्छे से खाइए। और इसमें मुझे आपके जरा भी नखरे नहीं चाहिए, समझ गई ना? अरे हाँ मेरी माँ, समझ गई मैं। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी दीपक के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। ये देख दीपक बेटा, ये रहा उस लड़की का फोटो। इसका नाम रितु है ना? एकदम सुंदर। कपड़े भी इसने कितने अच्छे पहने हैं, देखने में ही एकदम सुशील लग रही है। हाँ माँ, आपने सही कहा, देखने में तो ये वाकई में बहुत सुंदर है। तो इसे देखने हम कब जा रहे हैं? अरे तू तो फोटो देखते ही पागल हो गया, कल जाएंगे हम। चल, अब ज्यादा शर्मा मत। क्या हुआ माँ जी? माँ बेटे दोनों भी बड़े खुश लग रहे हो। और ये क्या दीपक, तुम्हारे गाल तो यूं टमाटर की तरह लाल पड़ गए हैं। अरे भाभी, क्या अवधि? अरे कामचोर, चल जा यहाँ से और अपना काम निपटा। मुंह उठाकर चली आई हमारी खुशियों को नजर लगाने। हे भगवान। ठीक है माँ जी, जाती हूँ मैं, और मुझे भी आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर अगले दिन मंजरी और दीपक दोनों रितु के घर जाते हैं, जहाँ रितु के साथ उसके माता पिता भी मौजूद होते हैं। अरे कहाँ रह गई आपकी रितु? उसकी एक झलक देखने के लिए हम कब से इंतजार कर रहे हैं। जी जी, बस आ ही रही है, सबके लिए नाश्ता परोस रही है ट्रे में। हाँ बहन जी, बहुत ही मेहनती और गुणवान है हमारी बच्ची। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई साहब। तभी वहां पर रितु नाश्ता लेकर आती है, और उसके मॉडर्न कपड़े और चाल चलन देखकर मंजरी एकदम से हैरान रह जाती है। हे भगवान, अरे ये क्या, तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं रितु बेटा? और तेरी फोटो देखकर तो तू हमें एकदम सुशील और संस्कारी लड़की लगी थी, लेकिन यहाँ पर तो मामला कुछ और ही लग रहा है। अरे नहीं आंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मंजरी बहन, माना कि हमारी बेटी मॉडर्न कपड़े पहनती है, लेकिन कपड़ों से किसी इंसान के किरदार को परखा नहीं जाना चाहिए। हमारी बेटी भले ही नए जमाने की है, लेकिन इसके विचार और इसका स्वभाव पूरा का पूरा हमारे जमाने के जैसा ही है। इसीलिए कह रही हूँ कि आप इसे लेकर निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपको एकदम सर्वगुण संपन्न बहू मिलने वाली है। ये लीजिए आंटी जी, और दीपक जी आप भी लीजिए। थैंक यू। अरे वाह, नाश्ता तो बहुत ही बढ़िया बना है, लेकिन ये सब तुमने बनाया है क्या बेटा? जी वो, अरे हाँ बहन जी, ये सारा नाश्ता मेरी रितु ने ही बनाया है। ये खाना बनाने में तो एकदम माहिर है, चुटकी बजाते ही घर का हर एक काम कर लेती है। क्या बात है, तुम भी खाओ ना बेटा। अरे नहीं आंटी जी, वो आज मेरा व्रत है, इसीलिए मैं आज शाम मंदिर जाकर पहले भगवान जी के दर्शन करूंगी, फिर उसके बाद घर आकर ही खाना खाऊंगी। बहुत खूब बेटा। अरे आजकल के जमाने में लोग पूजा श्रद्धा जैसी बातों को भूल रहे हैं, लेकिन तुम इस जमाने की होकर भी कितनी संस्कारों वाली हो, और ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया आंटी जी। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी बेटी है ही ऐसी। अरे बाहर से चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन उसके अंतर मन से वो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। और अगर एक व्यक्ति मन से ही अच्छा ना हो, तो बाहर से संस्कारी कपड़े पहनकर क्या फायदा?
जी भाई साहब, ये बात तो आपने एकदम सही कही। इसी के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। जिसके बाद बधाई हो दीपक। चलो अच्छा है, अब मुझे हर रोज कंपनी देने के लिए मेरी देवरानी नंबर 1 आ जाएगी। उसके आने के बाद सब कुछ कितना अच्छा होगा। मैं भी बहुत बेकरार हूँ रितु को अपनी बहू बनाकर लाने के लिए, क्योंकि उससे अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। और वो तो मेरी हर एक बात सुनेगी और उस पर अमल भी करेगी। दूसरों की तरह अपना घमंड नहीं दिखाएगी और मेरे साथ बड़ी ही विनम्रता से पेश आएगी। अरे अगर ताना ही मारना है तो कम से कम सीधे सीधे मारिए ना माँ जी। यूं जलेबी की तरह बात को गोल गोल घुमाकर ताना मारने की क्या जरूरत है। चल चल, तेरे मुंह लगकर मुझे अपना मूड खराब नहीं करना, क्योंकि तेरे अंदर तो कूट कूट कर नकारात्मकता भरी हुई है और ऐसे लोगों से तो मैं दूर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि उसी में मेरी भलाई है। वाह, ये भी कौन रहा है? तू ज्यादा हंस मत, वरना मैं तेरी बत्ती सी तोड़ दूंगी। सच कहूँ माँ जी, तो मुझे आपके लिए तहे दिल से बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आपको जैसी बहू चाहिए थी, एक वैसी ही बहू मिलने वाली है, जो आपके इशारों पर कठपुतली की तरह नाचे। मैं तो वैसी नहीं बन पाई, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपकी आने वाली दोनों बहुएं आपका ये अरमान जरूर पूरा करें। फिर कुछ ही दिनों में दीपक और रितु की शादी हो जाती है, जिसके बाद उसकी पहली रसोई की रस्म में रितु सबके लिए बर्गर, सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज बनाती है और ये देखकर सब चकित रह जाते हैं। ये रहे मेरे पहले रसोई के स्पेशल आइटम्स। टेंशन मत लीजिए, सारा खाना वेजिटेरियन ही है, क्योंकि पहली रसोई की रस्म पवित्र रस्म होती है ना, इसलिए आज मैंने कोई नॉनवेज नहीं बनाया। अरे लेकिन रितु, ये तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो तुमने ये सारा खाना क्यों बनाया है? अरे ये भी कोई खाना हुआ क्या? एग्जैक्टली। अरे कोई बात नहीं, मेरी रितु बहू मॉडर्न जरूर है, पर बिगड़ेल नहीं। अब उसने इतने प्यार से ये सब बनाया है, तो हम इसे जरूर खाएंगे। सही है माँ जी, छोटी बहू जो भी बनाए वो तो आप बड़े ही प्यार से खा रही हो, लेकिन टशनबाजी तो आपको बस मेरे साथ ही करनी है। अरे तुझे जो समझना है समझ ले, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रितु के बनाए हुए बर्गर, सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज मंजरी बड़े ही प्यार से खाती है। लेकिन फिर अगले दिन रितु खाने में पिज्जा और नूडल्स बनाती है और वापस खाने के टाइम पर फास्ट फूड देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या है रितु, खाने में इंसान रोटी, सब्जी और चावल खाता है, तो फिर तुमने ये फास्ट फूड क्यों बनाया है? वही तो, अरे मुझे तो कल ये लगा था कि पहली रसोई की रस्म को अच्छा बनाने के लिए तूने हम सब के लिए स्पेशली फास्ट फूड बनाया होगा, लेकिन आज भी तूने अपना वापस स्टॉल लगा दिया। हाँ माँ जी, क्योंकि मुझे ये रोटी सब्जी वगैरह बनाना बिल्कुल नहीं आता। अरे ये तो क्या कह रही है? तो फिर उस दिन जब हम तुझे देखने आए थे, तब वो सारा खाना क्या भूत ने बनाया था क्या? अरे नहीं माँ जी, वो खाना तो मेरी मम्मी ने बनाया था। क्या? तेरी माँ ने? इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। तूने और तेरे परिवार वालों ने हमसे झूठ कहा कि तुझे खाना बनाना आता है, लेकिन असल में तो तू बस ये बर्गर और पिज्जा ही बना सकती है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन रितु, तुमने और तुम्हारे माँ पापा ने हमसे झूठ क्यों कहा? अगर उसी वक्त हमें कह देते कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तो क्या बिगड़ जाता? अरे बहुत कुछ बिगड़ जाता दीपक। मेरे मॉडर्न और बोल्ड होने के कारण कोई लड़का मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता था, और अगर लड़का मान भी जाता था तो उसका परिवार मेरे बेबाक अंदाज को देखकर मुझे मना कर दे रहा था, और इसीलिए मुझे और मेरे मम्मी पापा को ये नाटक करना पड़ा। और अब देखो, झूठ बोलकर ही मेरी तुम्हारे साथ शादी भी हो गई। अरे इसीलिए तो हमने ये सब किया था। बाप रे, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया बहू। क्यों माँ जी, फिर गया ना आपके अरमानों पर पानी?
उस दिन तो आप बड़ी डींगी हाँक रही थी, अब क्या हुआ? निकल गई हवा? अरे नास पीटी, तेरी ही नजर लगी है मेरे सपनों को। अरे मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, जरूर तूने ही कोई टोना टोटका किया होगा। आपको जो समझना है समझ लीजिए माँ जी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, कैसा लगा? वैसे ये डायलॉग तो आपका ही है, याद है ना आपको? माफ कर दीजिए माँ जी, मेरे कारण आपको कितना सुनना पड़ रहा है। तू तो चुप ही हो जा, नाक कटवा दी तूने मेरी। और अब तो मैं तुझे इस घर से बेघर भी नहीं कर सकती, वरना पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। हे भगवान, ये सब मेरे ही साथ होना था क्या? पता नहीं मुझे ही ऐसे फॉल्टी पीस आइटम क्यों मिलते रहते हैं। पहली बहू में भी फॉल्ट था और अब दूसरी बहू में भी है। रीतू को काम और खाना बनाना ना आने के कारण वो दिन रात ज्यादातर बस आराम ही फरमाती रहती है, और ये सब देखकर सुनैना उसके पास चली जाती है। देखो रीतू, अब तुम भी इस घर की बहू हो, तो सारे काम करने का ठेका मैंने अकेली ने नहीं ले रखा है। यहाँ घर पर हर एक सदस्य अपना अपना फर्ज निभाता है, इसीलिए तुम्हें कोई काम नहीं आता। ये बहाना देकर बचने की कोशिश जरा भी मत करना। अरे भाभी, इतना आवाज चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आवाज कम करके भी आप मेरे साथ बात कर सकती हो, समझी ना? अरे ये मेरी आवाज है, तो मैं इसे चढ़ाकर बोलूं या कम करके बोलूं, ये सब मेरी मर्जी है। देखो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अरे चीज सिखाऊंगी मैं तुम्हें, क्योंकि मैं सबका खाना अकेली नहीं बना सकती। अरे कल को मेरी दूसरी देवरानी भी आएगी, तो मैं उसे भी आधा काम सौंप दूंगी, और इसी तरह हम तीनों बहुओं को मिल बांटकर घर का हर एक काम करना होगा। मेरी बात को तुम समझ रही हो ना? अरे आपको लगता है कि मैं कमजोर हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं क्या कोई इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं आपसे सीखूंगी। अरे मुझ में उतनी होशियारी है जो मैं खुद से सीख सकूं। देखना आप, YouTube के जरिए एक हफ्ते में ही मैं सारा खाना बनाना आराम से सीख लूंगी। ठीक है फिर, उल्टा ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम खुद से ही सीख रही हो, वो भी एक हफ्ते के अंदर। लेकिन हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने एक हफ्ते में खाना बनाना सीखकर मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। फिर बनाती रहना अपने लिए बर्गर और पिज्जा, समझी कि नहीं? हाँ हाँ समझ गई। एक हफ्ते के बाद मैं आपको अपना जलवा दिखाकर ही रहूंगी। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ तुम्हारा ये जलवा देखने के लिए। मुझे भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। बड़ी आई मुझे होशियारी दिखाने वाली। जेठानी है तो जेठानी ही रहे ना, सास बनने की कोशिश क्यों कर रही है? इसे तो मैं दिखाकर ही रहूंगी कि मैं भी क्या चीज हूं। फिर अगले दिन, अरे यार, आज तो मुझे बड़ा आलस आ रहा है। एक काम करती हूँ, मैं कल से खाना बनाना सीखूंगी। सात में से अगर आज का दिन छूट भी गया तो मेरे पास तो फिर भी 6 दिन बचते हैं। लेकिन रितु, आलस मत करो ना। तुमने ठान लिया था ना कि तुम 7 दिनों में सारा खाना बनाना सीख लोगी, और अब पहले दिन ही तुम्हारा ये हाल है। अरे दीपक, तुम तो चुप ही रहो। हो जाओ, जाकर अपना काम करो, क्योंकि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं इन 6 दिनों में सारा खाना बनाना आराम से सीख लूंगी, क्योंकि मैं कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। ठीक है बाबा, जो तुम्हें सही लगे वही करो। चलो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। हाँ तो दफा हो जाओ ना, मैंने कहा तुम्हें बांध कर रखा है। ऐसे ही ऋतु हर रोज आलस करती रहती है और देखते ही देखते 7 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो खाना बनाना नहीं सीख पाती। और फिर 8वें दिन, वाओ, आज तो नाश्ते में गर्मा गर्म छोले भटूरे बने हैं। दीदी, मैं तो 3-3 भटूरे खाऊंगी। ये खुशबू सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। नहीं ऋतु, इन भटूरों को छूना भी मत, दूर हो जाओ यहाँ से। क्या? और नहीं तो क्या? अरे भूल गई क्या तुम?
आज 8वां दिन है और मैंने तुम्हें पूरे 7 दिन दिए थे खुद को साबित करने के लिए। और तुमने ही बड़े ताव में बोला था ना कि तुम तो मुझे अपना जलवा दिखाओगी। क्यों? हो गई टाई फिश। अरे भाभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं खाना बनाना नहीं सीख पाई। अरे ओ नौटंकी की दुकान, ये नाटक कहीं और जाकर करना। अरे तुम क्या 7 समुंदर पार नहीं रहती? हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं और मैं तो तुम्हें रोज देखती थी कि किस तरह से समय के होते हुए भी तुमने उसका सही से उपयोग नहीं किया। रात में देर तक फिल्में देखती थी और फिर दिन भर कुंभकर्ण की तरह सोई रहती थी। अरे दीदी, माफ कर दीजिए ना मुझे, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूं ना, और मैं जानती हूँ कि आपका दिल बहुत बड़ा है। अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें माफ करने से रही। और तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि अगर तुम 7 दिनों में खाना बनाना नहीं सीखोगी और मेरी मदद नहीं करोगी तो 8वें दिन से मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी और ये सारा खाना अब हम ही खाएंगे। और अगर तुम्हें खाना खाना ही है तो खुद जाकर अपने हाथ से बनाओ। चलो अब हटो रास्ते से, मुझे ये खाना सबको परोसना है। रितु को अब सुनैना पर बहुत गुस्सा आता है। फिर बाद में कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। एक घर में ही रहकर मेरे साथ कितना अत्याचार हो रहा है। ना जाने कौन से जन्म के पाप की सजा मिल रही है मुझे, और ऊपर से मुझ पर किसी को तरस भी नहीं आ रहा। देख रितु, सच कहूं तो इसमें सारी गलती तेरी ही है। अरे तू अगर पूरी शिद्दत से 7 दिनों का इस्तेमाल करके खाना बनाना अच्छे से सीख लेती तो आज का ये दिन तुझे देखना ही नहीं पड़ता। पूरा ना सही, लेकिन थोड़ा तो खाना बनाना सीख लेती ना। लेकिन तूने तो मेहनत करने की जगह पर आराम करने को महत्व दिया। और एक बात सुन लो ड्रामा क्वीन, मैंने तुम्हें खाना देने से मना किया है, खाना बनाने से नहीं मना किया। तो तुम्हें जो भी बनाना आता है तुम वो बनाकर खा सकती हो, क्योंकि घर की रसोई पर हर एक सदस्य का उतना ही हक है जितना कि मेरा है। हाँ हाँ, पता है मुझे, आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, शुक्र है अब रितु को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता है, जिस वजह से वो काफी उदास होती है। वो दिन भर में बाहर से ही खाना मंगवाती है और रात के समय वो खुद से ही कुछ झटपट बनाकर खा लेती है। अरे दीपक, मुझे पैसे दे दो ना, मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। आज दोपहर में मुझे बाहर से वेज थाली मंगवाना है। वो बर्गर सैंडविच खा खा कर मेरा पेट ही नहीं भरता, और भाभी है कि मुझे कुछ खाना ही नहीं देती। ये सब क्या है रितु? अब तो तुम्हारा रोज का हो गया है। तुम तो रोजाना बाहर से 200-300 रुपए का खाना मंगवा रही हो। अरे इससे अच्छा तो खाना बनाना तुम खुद ही सीख लेती, जिस कारण मेरे पैसों की बचत भी हो जाती। अरे अब और कितने ताने दोगे? तुम्हारा मुंह तो बस मेरे ही सामने खुलता है। अरे जाकर जरा अपनी चहेती भाभी से भी बोलो ना। अरे कोई इंसान इतना बुजदिल कैसे हो सकता है? सुने ना भाभी, ऐसी ही है रितु। जहां पर जो गलत होता है वहां वो किसी को माफ नहीं करती, और मैं जाकर उनसे कुछ भी नहीं कहने वाला, क्योंकि यहाँ पर सारी गलती तुम्हारी ही है। देखो, अब भी वक्त है, तुम उनसे माफी मांगकर उनसे खाना बनाना सीख सकती हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो जरा भी मेहनत नहीं करनी है, सब कुछ बना बनाया ही चाहिए तुम्हें। क्यों? सही कहा ना मैंने? तुम्हें पता ही दीपक, मेरा दिमाग तो पहले से ही बहुत गर्म हो रखा है, और अब तुम मुझे हर एक मिनट पर भाषण दोगे तो हम दोनों में बहुत लड़ाई हो जाएगी। इसलिए भलाई इसी में होगी कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर अगले दिन, अरे रितु, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डिस्को डांस कर रही हो? अरे क्या अब भी दिखाई नहीं देता क्या? मैं अपने लिए नूडल्स और ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ। अरे ये वक्त मेरा खाना बनाने का है, जो तुम्हें अच्छे से पता है। तो फिर तुम अभी इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं अपने कमरे में कुछ जरूरी काम कर रही थी ना, इसलिए मुझे थोड़ी देरी हो गई। हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ।
तुम अपने कमरे में घोड़े बेचकर सोने को जरूरी काम बोल रही हो। अरे कुछ तो शर्म करो। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन तुम तो गलती पे गलती करने के बाद भी सुधरने का कोई नाम भी नहीं ले रही। अरे आप जैसी पापी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अरे मुझे चैन से जरा खाना तो बनाने दीजिए ना। क्यों मेरे सर पर बैठकर मुझे सुनाई जा रही हो आप? अरे मैं पापी नहीं हूँ, बल्कि पापी तो तुम हो। और मुझसे बात करने से पहले 10 बार सोचा करो, क्योंकि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और इस घर की बड़ी बहू भी हूँ। अगर तुम अपना काम ठीक से करोगी तो मुझे तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ताने सुनने पर मिर्ची लगती है ना, तो फिर ताने सुनने के जैसे काम भी मत किया करो ना। बस दीदी, चुप हो जाइए। आवाज नीचे। मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उनकी आवाजें सुनकर वहां पर मंजरी आ जाती है। ए भगवान, तुम दोनों फिर शुरू हो गई। और ये जंगली बिल्लियों की तरह तुम क्यों लड़ती रहती हो? देखिए माँ जी, आप अपनी इस छोटी बहू को समझा दीजिए, क्योंकि इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। गलतियां करने पर भी इसकी अकड़ नहीं जाती। हाँ हाँ नहीं जाएगी। बताओ क्या करोगी? अरे मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझसे जलती हो, क्योंकि मैं मॉडर्न हूं ना, आप जैसे सिंपल नहीं। अरे तुमसे जले मेरी चुत्ती, और तुम में है ही क्या जो मैं तुमसे जलूं? क्या यार, तुम तो सच में बेवकूफ हो। माँ जी, देख रही हो ना आप, आपकी ये बड़ी बहू मेरी कैसे बेइज्जती कर रही है। अरे बड़ी बहू और एक जेठानी होने के नाम पर आप तो एक कलंक हो। अरे ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए रितु, क्योंकि तुम तो किसी भी काम की नहीं हो। अरे बस करो, और कितना सुनाओगी एक दूसरे को? अरे तो आप इसे समझाइए ना। चुपचाप खाना बनाना सीखकर अपने काम करने के लिए कहिए इससे। यहाँ पर मैंने अकेले ने ही सबका खाना बनाने का ठेका नहीं ले रखा। घर के तीनों बेटे काम पर जाकर अपनी जिम्मेदारियां खूब निभाते हैं, तो बहुओं को भी अपने काम करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए ना। और इसे यहाँ पर कोई शोपीस के लिए नहीं लाया है। देख रितु, वैसे तो ये सुने ना अक्सर कुछ भी बातें किया करती है, लेकिन आज इसकी बात पूरी सही है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो सारा खाना बनाना सीखना ही होगा। माना कि समय लगेगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही, वरना ये तो तुम्हें कोई खाना देने से रही, फिर ऐसे ही अपने लिए तुम्हें रूखा सूखा टाइम पास वाला खाना खाना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा और आगे चलकर सेहत भी खराब हो सकती है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है। अरे आप तो इन्हीं की तरफदारी कर रही हो। खैर, मुझे किसी का कुछ भी नहीं सुनना है, और अगर इन्हें मुझे खाना नहीं देना है तो ना दे। वैसे भी इनके हाथ का खाना खाने के लिए मैं मरी नहीं जा रही। मुझे भी भगवान ने 2-2 हाथ दिए हैं। चलो शुक्र है, ये बात इसे बहुत जल्दी याद आ गई। हर समय अपने ये सड़े हुए दांत दिखाकर हंसना शोभा नहीं देता आपको। खैर, अब से मैं अपना खाना खुद ही बनाऊंगी, फिर चाहे मैं कुछ भी बनाऊं। मुझे यहाँ पर किसी की कोई जरूरत नहीं है। तेल लेने जाए सब लोग। अब ऐसे ही हर रोज घर में अक्सर सुनैना और रितु का रसोई को लेकर झगड़े पड़ने ही लगते हैं। कभी कभी तो उनके झगड़े इतने देर तक चलते कि वो दोनों कोई खाना भी नहीं बना पाती, और इसके परिणाम स्वरूप सबको भूखा रहना पड़ता है। आज फिर इन दोनों चुड़ैलों के कारण घर में खाना नहीं बन पाया। ये दोनों तो कितने दिनों से लड़ रही है, और इन दोनों के झगड़ों के कारण हमारे खाने के हाल हो रहे हैं। वही तो माँ, हेमंत भैया और दीपक भैया ने दोनों भाभीियों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों तो उनका भी नहीं सुन रही। अब तो इस दुविधा को खत्म करने का एक ही रास्ता बचा है। कैसा रास्ता माँ? तेरी शादी। क्या? हाँ अक्षत बेटा, मेरी दोनों बहुएं ने तो मुझे बहुत परेशान करके रखा है, लेकिन अब मुझे मेरी सारी उम्मीदें मेरी तीसरी बहू से ही है, यानी तेरी होने वाली बीवी पर टिकी हुई है। और अब तो मैं उसकी तलाश भी शुरू करूंगी, और तेरे लिए एकदम अच्छे से अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। अरे नहीं माँ, इससे पहले कि आप लड़की ढूंढना शुरू करो, मैं आपका काम और आसान कर देता हूँ।
मतलब मतलब ये है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है माँ। उसका नाम तानिया है और हम दोनों पिछले 6 महीनों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है माँ। क्या? हाँ माँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। अरे नालायक लड़के, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। आज तो तू गया काम से। अरे माँ, प्लीज माफ कर दो ना मुझे। मैं आपसे हाथ जोड़कर, नहीं नहीं, पैर पकड़कर माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं आपको सही समय पर बताने ही वाला था और फिर आज अचानक से आपने मेरी शादी का जिक्र कर दिया, इसलिए मैंने सोचा कि यही सही समय है। और अभी अगर मैं आपको कुछ भी नहीं बताता तो बहुत गड़बड़ हो जाती माँ। अरे वो सब छोड़ और तू मुझे पहले ये बता कि वो लड़की कैसी है, परिवार वगैरह कैसा है उसका, और सबसे जरूरी बात, उसे खाना बनाना तो आता है ना? अरे माँ वो अरे क्या हुआ? तेरी बोलती क्यों बंद पड़ गई अचानक? अरे माँ, वो एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की है और उसके पापा एक बड़े कंपनी के मालिक है। देखिए, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा, जो सच है वही बताऊंगा। और तानिया को खाना बनाना नहीं आता माँ। क्या? हाँ माँ, लेकिन प्लीज उसे आप बहू बनाने से इनकार मत कीजिए। वो सब सीख जाएगी या फिर इस परेशानी का कोई और हल भी निकल सकता है। पर प्लीज माँ, मेरी शादी उसी से करवाइए। आपको क्या चाहिए, मेरी खुशियां या फिर मेरा दुख? अरे पर बेटा, पर वर कुछ नहीं माँ, मैं कुछ नहीं जानता। यही मेरी जिद है। मैं आपका सबसे छोटा बेटा हूं ना, तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। कल आप और मैं तानिया को मिलने जाएंगे। आपको उससे बात करनी ही होगी माँ। उसके मॉम डैड के साथ भी अच्छे से पेश आना। आपको मेरी कसम माँ। हे भगवान, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं अक्षत। कहाँ फंसा दिया तूने मुझे? अब अक्षत ने दी हुई कसम के चलते मंजरी अगले दिन तानिया से मिलने जाती है। हाँ आंटी, मैं और अक्षत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। मेरे घर वाले तो मेरी ही पसंद के लड़के से शादी करवाएंगे। बस वो लड़का मुझे प्यार और सम्मान दे, यही उनकी इच्छा है। देख तानिया, मैं तुझे सब सच सच बताती हूँ। मेरी दोनों बहुओं ने मेरा जीना दुश्वार करके रखा है, लेकिन अब तो तुझे भी खाना बनाना नहीं आता, तो फिर तुझे अपनी बहू बनाकर मेरा क्या फायदा होगा? तू भी उस ऋतु की तरह दिन रात आराम करेगी और फिर तुम तीनों बहुओं का मिलकर कलेश पे कलेश होगा। अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं घर पर अपना पर्सनल शेफ लेकर आऊंगी, जो दिन रात मेरे हिस्से के काम किया करेगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। भले ही मेरे पास काम करने का कोई हुनर नहीं है, लेकिन इतना पैसा है कि मैं सारे काम किसी और से करवा सकती हूँ। क्या? हाँ आंटी जी, और तुम तो जानते ही हो ना अक्षत कि मेरे डैड कितने अमीर है। ठीक है फिर, अगर तेरा पर्सनल शेफ आ रहा है तो मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं तुम दोनों की शादी खुशी खुशी कराने के लिए तैयार हूँ। सच माँ? हाँ बेटा, सच। थैंक यू सो मच माँ, आपने तो मेरा दिन बना दिया। थैंक यू सो मच आंटी। फिर मंजरी अक्षत और तानिया की शादी कराती है। लेकिन शादी के बाद जब वो घर आए शेफ को अपनी पसंद का खाना बनाने के लिए कहती है, तभी माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ तानिया मैम का खाना बनाने के लिए बुलाया गया है। मुझे सिर्फ उनके लिए ही खाना बनाने के पैसे मिलेंगे और इसीलिए मैं आपको कुछ भी बनाकर नहीं दे सकता। क्या? तानिया बहू, ये उल्लू का पट्टा क्या बोल रहा है? हाँ माँ जी, ये तो 5 स्टार रेस्टोरेंट का शेफ है, इसीलिए इसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है और इसीलिए इसे मैंने ही अपने लिए बुलाया है। और वैसे भी बाकी आप लोगों का खाना तो घर पर बन ही रहा है ना। इसका मतलब तूने भी मुझे धोखा दिया। पहले बोले कि शेफ आएगा और खाना बनाएगा, और मुझे लगा कि मैं इस शेफ को अपनी पसंद का खाना बनाने के लिए बोल सकती हूँ, वो भी दिन के किसी भी पहर को। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया।
ये तूने अच्छा नहीं किया तानिया। झूठा दिलासा देकर शादी करने के लिए हाँ करवाई है तूने मुझसे। अरे क्या माँ जी, आपकी तीसरी बहू ने भी आपके साथ स्कैम कर दिया। अब मंजरी अपना सर पकड़ लेती है। अरे माँ जी, मैंने कोई स्कैम नहीं किया है। मैंने आपको साफ साफ पहले ही कहा था कि ये मेरा पर्सनल शेफ है जो मेरे लिए खाना बनाएगा, ना कि सबके लिए। लगता है माँ जी ने खुद ही अपने मन से समझ लिया कि शेफ सबका खाना बनाएगा। वही तो। लेकिन माँ जी, अब आपने ही गलत समझा, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं अमीर हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अंधे की तरह पैसा खर्च करती रहूं। अरे बेवकूफ समझ के रखा है क्या मुझे, जो मैं सबके लिए शेफ रखूंगी? ये बात तुझे मुझसे शादी से पहले बता देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये बात मुझे पहले पता होती ना कि आगे चलकर ये सब होगा, तो मैं इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करती। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तुझे हाँ कह दिया। हाँ हाँ ठीक है, चलो शेफ, जल्दी से मैंने आपको जो भी कहा है वो सब बना दो, क्योंकि मेरे पेट में चूहे डिस्को डांस कर रहे हैं और उन्हें भी बहुत भूख लगी है। ओके मैडम। अब तानिया खुद के लिए ही शेफ से खाना बनवाती है और अब इसमें मंजरी का कोई भी फायदा ना होने के कारण वो अब काफी दुखी हो जाती है। ऐसे ही एक रोज, ये सब क्या है तानिया, तुम्हारा यहाँ पर क्या नाटक चल रहा है? नाटक? कौन सा नाटक भाभी? अरे माना कि तुम्हारा खाना तुम्हारा शेफ बना रहा है, लेकिन वो सिर्फ खाना बना सकता है, लेकिन घर के बाकी के काम तो तुम्हें ही करने होंगे ना। और तुम्हें मैंने कब का कह दिया है कि जाकर छत की सफाई करो, लेकिन तुम हो कि अभी तक आराम कर रही हो। अरे भाभी, मैंने अपने मायके में कभी एक पानी का ग्लास तक यहाँ से वहां उठाकर नहीं रखा, तो मैं यहाँ पर इतनी जल्दी सारे काम कैसे कर पाऊंगी? प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ना। नहीं तानिया, तुम्हें कोई वक्त शक नहीं मिलने वाला। अरे वो एक नमूनी रीतु है और यहाँ पर तुम हो। ना जाने ऐसी निर्लज्ज देवरानियां ही मेरे नसीब में क्यों लिखी है। देखो, तुम चाहे कितने भी बड़े घर के बेटे क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी शादी इस घर के बेटे से हुई है, इसीलिए एक बहू होने के नाते तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेगी। अब तानिया को ना चाहकर भी छत की सफाई करनी ही पड़ती है। अब गुजरते समय के साथ एक रसोई में 3 बहुओं का खाना बनाने के कारण सभी को काफी दिक्कतें आने लगती है। नहीं, मैं पहले आई हूँ यहाँ पर, इसलिए सबसे पहले पास्ता तो मैं ही बनाऊंगी, उसके बाद ही तुम बनाना। अरे नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। आपसे पहले यहाँ पर मैं आया हूँ और मुझे तो अभी तानिया मैडम को गर्मा गर्म डिश बनाकर देनी है, और वो अगर मैंने नहीं किया तो तानिया मैडम मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। अरे तुम दोनों की ऐसी की तैसी, दोनों भी निकलो इस रसोई के बाहर, क्योंकि ये मेरा समय है। हर रोज इस वक्त मैं यहाँ पर खाना बनाने आती हूँ। माफ कीजिए, लेकिन मुझे मेरी मैडम ने ऑर्डर दिया है। अब वो मैं तो कहीं बाहर जाकर तो नहीं बना सकता ना, यहाँ रसोई में ही बनाना होगा, इसीलिए प्लीज मुझे बनाने दीजिए। अरे ओ शेफ महाराज, ज्यादा मत बनो और जितना कह रही हो उतना ही करो। और तुम भी मेरी प्यारी ड्रामेबाज देवरानी, यहाँ से दफा हो जाओ। बड़े आए दोनों खाना बनाने वाले। तभी वहां पर तानिया आती है। अरे भाभी, आपको किस बात की दिक्कत है? मेरा शेफ मेरे लिए कुछ बनाने आया है, तो चुपचाप इसे बनाने दीजिए ना। और हमारे घर में तो एक ही रसोई है, इसलिए थोड़ा बहुत तो सबको एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। और एक दिन अगर आपने रोज की टाइमिंग से थोड़ा लेट खाना बना भी दिया, तो कौन सी आफत आने वाली है? आने वाली है तानिया। अरे मैं तुम्हारे कारण अपना शेड्यूल क्यों खराब करूं? अरे भाभी, आप भी ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही करती हो, और बना बनाकर ऐसा क्या ही बनाने वाली हो आप? जरा मेरे शेफ को देखो, रोजाना अलग अलग और फैंसी रेसिपीज बनाता है, ना कि आप दोनों के जैसा डाउन मार्केट वाला खाना बनाता है। ए लड़की, अपनी हद में रहकर बात कर।
बढ़िया ही डाउन मार्केट का खाना बोलने वाली। अरे खाना खाना होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम जैसे बेवकूफ अमीर लोग खाने में भी अमीर और गरीब का फर्क करते रहते हैं। अरे आपकी तो बातें बहुत अच्छी होती है भाभी, लेकिन आपका स्वभाव उतना अच्छा नहीं है। अरे आप तो एक नंबर की दोगली औरत हो। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे दोगली कहा तुमने? हाँ, अब जो है सो है। उतने में वहां पर मंजरी आ जाती है। अरे क्या हुआ है? क्यों इतनी चिल्लम चिल्ली हो रखी है? और एक रसोई में इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? ढोल मंजीरे बजा रहे हैं माँ जी। अरे दिख नहीं रहा क्या आपको कि यहाँ पर कितना कलेश हो रखा है? ये देखो, भाभी और ये तानिया का शेफ दोनों मेरे खाना बनाने के समय पर टपक जाते हैं यहाँ पर। फिर मुझे कुछ बनाने का मौका भी नहीं मिलता। अरे अब तो ये रोज का नाटक हो गया है। अरे ओ सोतड़ू, खुद पहले अपनी नींद से जाग जा, फिर बात कर हमसे। अरे जब रसोई खाली होती है तब तो तुम नींद में घोड़े बेच रही होती हो, और फिर जब मेरा रसोई में आने का समय होता है तभी तुम्हें भी उसी वक्त यहाँ पर आना होता है। और अब तो ये निठल्ला शेफ भी इसी समय आ जाता है। निठल्ला? हाँ हाँ निठल्ला, वही हो तुम। भाभी, मेरे शेफ से जरा तमीज से बात कीजिए। अरे पहले तुम जाकर खुद तमीज सीख कर आओ, फिर मुझसे बात करो। अरे चुप करो तुम सबके सब। आखिर एक रसोई में इतने सारे लोग खाना कैसे बना सकते हैं? नहीं नहीं, इस समय केवल तानिया का शेफ ही खाना बनाएगा, फिर उसके बाद तुम दोनों बनाना। मुझे तो ये पहले से पता था कि आपको अपनी अमीर बहू ही सबसे चहीती है। ऐसा कुछ भी नहीं है बहू। अरे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं हटने वाली, और मैं अपना खाना तो बनाकर ही निकलूंगी। नहीं नहीं, मैं बनाऊंगी खाना, और इसीलिए आप दोनों को यहाँ से 9-2-11 होना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई खाना बनाएगा तो वो सिर्फ मेरा शेफ ही बनाएगा, ना कि आप दोनों। ए भगवान, मेरी रसोई एक जंग का मैदान बन चुकी है। अब तो बस मुझे यही दिन देखना रह गया था। फिर मंजरी अपनी सहेली के पास चली जाती है और वो उसे अपना दुखड़ा सुनाती है। बाप रे, अरे तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है मंजरी। वही तो बहन, मेरी तो एक भी बहू ढंग की नहीं निकली। पहली वाली आई तो उसने कभी मुझे सास का दर्जा नहीं दिया, हमेशा खुद की ही मनमानी करती रही। दूसरी वाली तो खाना बनाना जानती ही नहीं थी, और तीसरी वाली अपना शेफ लेकर आई है जो केवल उसी के लिए खाना बनाता है। अरे इतनी अमीर होकर भी कितनी कंजूस है वो। ऐसा नहीं कि अपने ससुराल वालों के लिए भी शेफ रख ले। अरे आजकल की इन बहुओं में तो दिल ही नहीं है, सबकी सब एकदम कठोर बन चुकी है। जाने दे, इस जन्म में ना सही, लेकिन अगले जन्म में तुझे अच्छी बहुएं जरूर मिलेगी। और अब तो मुझे बस इसी बात का डर है कि कहीं इन बहुओं के झगड़े के चलते इसी दिन मुझे ये घर छोड़कर जाना ना पड़ जाए, क्योंकि मुझसे तो ये सब नहीं झेला जाता। अब वो तीनों तो मेरी एक भी नहीं सुनती। फिर कुछ दिनों के बाद हेमंत अचानक से एक नौकरानी लेकर आता है। अरे हेमंत बेटा, ये कौन है? ये चमेली है माँ, हमारी नौकरानी। क्या? नमस्ते मैडम, मैं चमेली है। कैसी है आप? मैं तो एकदम झकास है। हाँ हाँ, मैं भी एकदम झकास हूँ। मेरा मतलब ठीक हूँ मैं। लेकिन हेमंत बेटा, तूने इसे यहाँ पर क्यों लाया है? अरे माँ, तानिया के शेफ के आने के बाद घर में तो कलेश और बढ़ता जा रहा है, और ये तीनों बहुएं आजकल रसोई में खाना कम और झगड़े ही ज्यादा कर रही है। इसीलिए इन सब का एक ही उपाय है, और वो है ये नौकरानी जो पूरे घर के लिए खाना बनाएगी। क्या? हाँ माँ, अब चमेली हम सबका खाना बनाएगी, जिसके चलते तीनों बहुओं को रसोई में काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अक्षत ने भी तानिया से बात कर रखी है कि वो शेफ को वापस भेज दे, और ये फैसला हम तीनों भाइयों ने मिलकर लिया है, ताकि घर में हर किसी की पसंद का खाना बनता रहे और घर में शांति भी बनी रहे।
बहुत खूब बेटा, तुम तीनों ने काफी अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि आज तूने अगर ये नहीं किया होता तो हमारे घर में तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय था। हाँ माँ, जानता हूँ मैं, और इसीलिए हम तीनों भाइयों ने ये फैसला लिया है। अब शेफ को निकाला जाता है और चमेली ही दिन रात रसोई में खाना बनाती है। देखो चमेली, आज ना पालक पनीर बना दो और साथ में दाल मखनी भी बना देना। अरे नहीं नहीं, दाल मखनी नहीं, आज तो छोले बनेंगे। चमेली, छोले ही बनाना और इस निकम्मी का कुछ भी मत सुनना। अरे माँ जी। और चमेली, मेरे लिए जल्दी से 1 प्लेट डोसा बना दो। डोसे का आटा तो वैसे भी फ्रिज में ही पड़ा है, तो वो फट से बन भी जाएगा। और मेरे लिए बढ़िया से आलू पराठे बना दो। आज तो मुझे वो खाने का बड़ा मन कर रहा है। रोज रोज तो मैं ये डाइट वाला ही खाना खाती हूँ, लेकिन आज तो मेरा चीट डे है ना, तो मैं पराठे तो खा ही सकती हूँ। देवा रे देवा, इन लोगों में रहकर तो मैं दिन ब दिन पागल हो जाएगी। बचा ले रे ऊपर वाले। चमेली अब दिन भर नॉनस्टॉप खाना ही बनाती रहती है और उसे घर वाले 1 मिनट का भी आराम नहीं करने देते। चलो, अब तो ये पुलाव भी हो गईला है, इसलिए मैं थोड़ा आराम करने जा रही है। फिर शाम में चाय के साथ दुनिया भर का नाश्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि आके तो सबके सब लोग एकदम भुक्कड़ है। अरे चमेली, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे ना वो तरबूज का जूस पीना है। दीपक ने कल ही लाया है ना 2-2 बड़े तरबूज, तो प्लीज मुझे वो बना कर दे दो। अरे लेकिन रितु मैडम, मैं अभी आराम करने जा रही थी। अरे तुम्हें यहाँ पर काम करने रखा है या आराम करने? चलो, अब ज्यादा नखरे मत करो और जो कहा है वही करो। वैसे भी इतने दिनों से मुझे ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो मैं सब कुछ एकदम अच्छे से खा पी पाऊंगी। मन तो करेला है कि इन दोनों तरबूजों को इस चुड़ैल के सर में डाल दूं। इसने तो मेरे दिमाग की दही करके रखेली है। फिर ऐसे ही एक रोज। अरे चमेली, ये क्या बना रही हो तुम? अरे मैडम, सुने ना, मैडम ने बोल के रखेला है मेरे को कि आज के खाने में थाली पीठ बनाने का है। नहीं नहीं, सुने ना, मैडम को गोली मारो और मेरे लिए जल्दी से ओट्स बना दो, वरना देर हो गई तो मैं खा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो मुंह उठाकर कभी भी कुछ भी खा लूं। मेरा एक स्पेशल टाइम टेबल है और मैं उसी के चलते खाना खाती हूँ। अरे लेकिन मैडम, जितना कहा है उतना ही करो। उस सुनेना का सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों ना सुने वो? और एक दिन अगर तुम थोड़ा इंतजार कर भी लोगी तो तुरंत मोटी नहीं हो जाओगी। और ये थाली पीठ सिर्फ मैंने मेरे लिए नहीं बना रही हूँ, यहाँ घर में बाकी के लोग भी रहते हैं, तो ये थाली पीठ सबके लिए बन रहे हैं। मिल गया आपको पॉइंट झगड़ा करने का। चलिए अब कीजिए झगड़ा। 1 2 3 स्टार्ट। अरे पॉइंट तो तुम्हें चाहिए होता है। अरे मैं तुम्हारे और रितु की तरह बचकानी नहीं हूँ जो बात बात पर झगड़ा करूँ। अब इसमें मुझे घुसेड़ने की क्या जरूरत थी भाभी? और मैं भी कोई बचकानी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज जरा सलीके से पेश आओ। अरे ये शब्द तुम्हारे मुंह में शोभा नहीं देता रितु। अरे देवा, ये तीनों तो फिर से चालू हो गई। मैं तो कल से इधर आई गई नहीं रे बाबा। मेरे को तो बस पैसा चाहिए, लेकिन इस तरह के माहौल में काम कर करके मेरे को जल्दी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। मैं तो जा रही है, फिर तुम सब अपना अपना खाना खुद ही बनाते रहो। क्या? अरे नहीं चमेली, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ चमेली। चमेली रुक जाओ। देखा भाभी, आपके कारण ही चमेली ये काम छोड़कर चली गई। अरे चुप करो तुम। अरे ये सब तो तुम दोनों के कारण हुआ है। वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बस बहुत हुआ तुम तीनों का। अरे तुम तीनों ने तो मुझे कभी आज तक मेरी मर्जी का खाना तक बनाकर नहीं दिया। एक वो चमेली बनाकर देने वाली थी, लेकिन तुम तीनों के कलेश के कारण वो भी एक काम छोड़कर भाग गई। इसीलिए तुम तीनों भी निकलो यहाँ से।
कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम तीनों की। क्या? हाँ, आज तक तो मैं चुप थी, वो भी अपनी बेटों की खुशियों के लिए। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि मैं तुम तीनों को और नहीं झेल सकती। मैं अपने तीनों बेटों की दूसरी शादी कराऊंगी और नई बहुएं लाऊंगी। लेकिन मुझे तुम तीनों की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। हाँ माँ जी, हम तीनों अपने पतियों के बिना कैसे जिएंगे? अगर तुम तीनों को यहाँ इज्जत से रहना है तो अपने अपने कामों का बंटवारा करना होगा और तुम तीनों को भी खाना बनाना होगा, वो भी बारी बारी से। आज सुनैना, कल रीतू, तो परसों तानिया। रीतू और तानिया, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों को खाना बनाना नहीं आता, तो पहले सुनैना से सीख लो खाना बनाना। लेकिन तुम दोनों को काम तो करना ही होगा, वरना बांधो अपना सामान और चलती बनो यहाँ से। ना बाबा ना, माँ जी, हम सारा खाना बनाना सीख लेंगे और अच्छे से घर का सारा काम भी करेंगे। लेकिन प्लीज माँ जी, हमें इस घर से मत निकालिए। हाँ माँ जी, हम तीनों मिल बांट कर एक साथ काम करेंगे और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हाँ माँ जी, आज से हम तीनों बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करेंगे और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ आपको। ठीक है, फिर दिया मैंने तुम तीनों को आखिरी मौका, लेकिन आगे से खाना मेरे हिसाब से ही बनेगा। इस तरह से वो तीनों बहुएं लाइन पर आ जाती है और वो सारा काम मिल बांट कर करती है।